सबक नंबर 7 रानी केतकी की कहानी। ये एक दास्तान है रानी केतकी की कहानी, जिसके मुसन्निफ़ हैं इंशा अल्लाह ख़ान इंशा। देखिए, जिसमें पहली बात दी गई है कि पुराने ज़माने में आजकल की तरह तफरीह के ज़राए नहीं थे। फिल्में, टीवी और ना कार्टून। बच्चे अपने घर में शाम होते ही बुज़ुर्गों के आसपास जमा हो जाते और इनसे कहानियाँ सुनने की ज़िद करते। बड़े बुज़ुर्ग जो कहानियाँ सुनाते वो बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ होती। इनके सुनाने का अंदाज़ भी ऐसा होता है कि बच्चे कहानी के हर मोड़ को अपने तसव्वुर में वाक़ई महसूस करते। ज़ेर नज़र कहानी में भी ऐसी ही है, जिसमें वाक़यात का बयान और ज़ुबान के खूबसूरत इस्तेमाल की वजह से एक समा बन जाता है। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में टीवी वगैरह नहीं थे, ना ही कार्टून वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती थी। तो पुराने ज़माने में बच्चे क्या करते थे, अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास शाम होते ही बैठ जाते थे कि वो कहानियाँ सुनाएँ। और पुराने ज़माने में जो लोग कहानियाँ सुनाते थे, वो बहुत ही दिलचस्प होती थी और सबक आमोज़ होती थी, यानी हमें उससे कुछ सीखने को मिलता था। और वो जो कहानियाँ सुनाने का उनका अंदाज़ भी कुछ ऐसा होता था, जिसमें बच्चा खुद उसके तसव्वुर को महसूस करता था कि वाक़ई में ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। उसके तसव्वुर में ये सारी बातें आना शुरू हो जाती थी। तो ये जो रानी केतकी की कहानी है, ये भी एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें वाक़यात और बयान और ज़ुबान को खूबसूरत इस्तेमाल में बयान किया है। नीचे देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ़। इंशा अल्लाह ख़ान इंशा सन 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। अपने वालिद माशा अल्लाह ख़ान के साथ 1779 में वो लखनऊ पहुँचे। बाद में दिल्ली में शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। वो बहुत ज़हीन और हसास थे। इन्हें कई ज़बानों पर क़ुदरत हासिल थी। इनका शुमार अपने अहदे के अहम तरीन शुअरा में होता है। इंशा ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाह आज़माई की है, लेकिन गज़ल की सनफ़ पर ख़ास खुसूसी तवज्जो दी है। रानी केतकी की कहानी और सिल्के गोहर इनकी मुख्तसर दास्तानें हैं। रानी केतकी की कहानी में इन्होंने कोशिश की है कि इसमें फ़ारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ ना आने पाए। सन 1817 में इंशा का इंतकाल हो गया। इंशा अल्लाह ख़ान इंशा ने, जो कि मुर्शिदाबाद में पैदा हुए, फिर लखनऊ में और बाद में दिल्ली में शाह आलम के दरबार से वो वाबस्ता हो गए। इन्होंने कई सारी की गज़लें भी लिखी हैं और साथ ही दास्तानें भी, जिसमें रानी केतकी की कहानी जो आज हम देखने जा रहे हैं, ये एक छोटी सी मुख्तसर सी दास्तान है। देखिए, दास्तान के बारे में अफ़सानवी अदब में दास्तान सबसे क़दीम सिन्फ़ है। बुनियादी तौर पर दास्तान बयानिए का फ़न है, जिसका ताल्लुक़ सुनने सुनाने से रहा। यानी कि दास्तान जो है वो एक सिन्फ़ है, लेकिन इसमें जो दास्तान का जो बुनियादी तौर पर जो उसका है बताना कि बयानिए का फ़न है, यानी बयान करना ही एक फ़न होता है। तो इसमें ज़्यादातर ताल्लुक़ जो आता है वो सुनने और सुनाने से ही रहा है। दास्तान कहानी बयान करने का एक असलूब है, यानी दास्तान में हम एक कहानी बयान कर सकते हैं, एक तरीका है वो कहानी बयान करने का, जिसमें हम चंद मरकज़ी किरदारों को पेश आने वाले वाक़ये के दीगर बेशुमार तवील और मुख्तसर वाक़यात मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए बयान किए जाते हैं। जिसमें हो सकता है कि वो जो वाक़या है वो तवील हो सकता है या मुख्तसर भी हो सकता है, और उसे कुछ किरदारों के साथ बयान करते हैं। दास्तान किसी एक वाक़े पर मबनी नहीं होती। अब यहाँ दास्तान की एक बात बताई गई है कि दास्तान जो है किसी एक ही वाक़े पर डिपेंड या मबनी नहीं होती, या वो एक ही वाक़े पर नहीं होती। इसमें कई सारे वाक़यात भी शामिल हो सकते हैं। दास्तान के तमाम वाक़यात आमतौर से किसी मरकज़ी किरदार की ज़बानी बयान किए जाते हैं, और हर वाक़े के अहम किरदार दूसरे वाक़े के अहम किरदारों से मुख्तलिफ होते हैं। दास्तान में शामिल क़िस्से को इस तरह ख़त्म करता है कि दास्तान सुनाने वाले अगले वाक़े को सुनने के लिए बेचैन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो दास्तान सुना रहा है, वो दास्तान के क़िस्से को इस तरह ख़त्म करता है कि अब उसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हर कोई बेचैन सा हो जाता है। इस तरह एक क़िस्से से दूसरे क़िस्सा निकलता चला जाता है, और इस वजह से दास्तान तवील होती जाती है। दास्तान का मरकज़ी किरदार किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए कई तरह के ख़तरनाक मरहलों से गुज़रता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक ख़ास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुँचती है, और आमतौर पर इसका अंजाम खुशगवार होता है। यानी कि जो दास्तान होती है, जिसमें जो दास्तान सुना रहा है, वो दास्तान को एक ऐसे मोड़ पर लेकर आकर उस वाक़ये के लिए इस तरह के क़िस्से को ख़त्म करता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी इसके आगे क्या होने वाला है, और हम ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर तो इसका मरकज़ी किरदार कैसा होता है कि अगर हम किसी मुहिम को सर कर रहे हैं, किसी मुहिम को पूरा हासिल करना है हमें, तो जिस तरह से हम उसे हासिल करने के लिए कई ख़तरनाक मरहलों से गुज़रते हैं, इसी तरह से वो भी कई दास्तान अपने एक ख़ास मंजिल पर दास्तान उसके अंजाम को पहुंचती है। और आम तौर पर क्या होता है कि इसका जो अंजाम होता है वो खुशगवार ही होता है।
दास्तान नज़म और नसर दोनों में पाई जाती है। देखिए, अब ये जो दास्तान है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नसर में ही हो, नज़म में भी दास्तानें होती है, जिसमें मसनवी इसे हम कहते हैं। जैसे कि नज़म में इसे मसनवी समझना चाहिए। दास्तान मीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल, आराइश महफिल, बाग़ व बहार, फ़साना अजायब, तिलिस्म हैरत, अलिफ लैला, रानी केतकी की कहानी वगैरह नसरी दास्तानें हैं। और सहरुल बयान और गुलजार नज़म को मज़मून दास्तान कह सकते हैं। ये मंजूम दास्तानें मसनवी की हैयत में होती है। यानी कि ऊपर जो हमने नाम पढ़े हैं ये सब क्या हैं, नसरी दास्तानें हैं। और सहरुल बयान और गुलजार नसीम ये क्या है, नज़म की शक्ल में है। और जबकि ये मंजूम दास्तानें कौन सी हैयत में होती है, कौन सी शक्ल में होती है, तो ये दास्तानें मसनवी की हैयत में होती है, मसनवी के शक्ल में होती है। तो रानी केत की कहानी जो है एक मुख्तसर सी कहानी है, जिसमें सिर्फ सुनने और सुनाने को ही यहाँ से इसका ताल्लुक़ आया है। और दास्तान का जो कि बुनियादी तौर पर यही बात बताई गई है कि दास्तान में बयानिए का फ़न होता है, सुनने सुनाने का फ़न होता है। तो देखते हैं इस मुख्तसर सी कहानी को, जिसमें दिया गया है। देखिए कि किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। इसे इसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर ओदेबान कहकर पुकारते थे। इसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस के ओने 16वीं में पाँव रखना था। कुछ यूं ही सी इसकी मसें भीगती चली थीं। अकड़ तकड़ इसमें बहुत सी समा रही थी, किसी को कुछ समझता न था। एक दिन हरियाली देखने को वो अपने घोड़े पर चढ़कर अटखेलपन और लड़कपन के साथ दिखता भालता चला जाता था। इतने में जो एक हिरनी इसके सामने आए तो इसका जी लोटपोट हुआ। इसने हिरनी के पीछे सभी को छोड़ छाड़कर घोड़ा फेंका। भला कोई घोड़ा इसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो ये कुंवर ओदेभान भूखा प्यासा जमहाता अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। देखिए, ये इतने इसमें जो हम देख चुके हैं कि कहानी में जो कि एक ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए कि किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। यानी कि ये दास्तान अभी जो चालू हो गई, शुरू हो गई है, तो इसमें शुरुआत में ही क्या बताया गया है कि एक राजा के घर में उसका एक बेटा था, जिसे सब लोग क्या कहकर पुकारते थे, कुंवर ओदेभान। और इसका ये ऐसा था जैसे इसका अच्छा लगना, भला लगना, ये सब उसकी यहाँ पर है कि वो एक अच्छापन और एक अच्छा लड़का था, जो किसी के ही जो किसी लिखने कहने में आ सके। 15 बरस की उम्र यहाँ पर दी गई है कि उसने जब 16वीं इसमें कदम रखा तो उसकी कुछ अलग ही कुंवर ओदेबान जो कि मसे भीगती चली थी, मतलब थोड़ी बहुत मूछें निकल आई। यानी 16वें साल में उसने कदम रखा था। एक दिन क्या हो गया कि वो एक दिन हरियाली देखने को, यानी वो एक दिन घूमते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर लड़कपन में अटखेल यानी कि मस्ती में वो निकल कर कहीं चला गया। इतने में उसके सामने क्या आई, एक हिरनी आई। तो जब वो उसके सामने वो हिरनी आई तो उसका जी लोटपोट हो गया, नहीं उसे अच्छी लगी, तो वो उसके पीछे गया और सभी को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका, यानी कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया और उस हिरनी के पीछे घोड़ा लेकर निकल गया। भला कोई घोड़ा इसको पा सकता था? यानी हिरनी इतनी तेज़ दौड़ती भी है, लेकिन वो इसके हाथ आने वाली थी क्या? नहीं। लेकिन क्या हो गया कि जब सूरज छिप गया, यानी अंधेरा छाने लगा और हिरनी आंखों से ओझल हो गई, यानी निकल गई, आंखों से नजर नहीं आने लगी, वो कहीं दूर निकल गई। तब तो ये कुंवर ओदेभान भूखा प्यासा जमहाता अंगड़ाया लता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। यानी यहाँ पर ये कुंवर भान जो है एक हिरनी का पीछा करते हुए उसे वक्त का पता ही नहीं चला और क्या हो गया, सूरज छिप गया और अंधेरा सा छाने लगा और ये भी भूखा प्यासा हो गया था और साथ ही जमाई ले रहा, यानी कि थक गया था अंगड़ाई लेते हुए। वो अब अपने आप के हस्ते एक आसरा ढूंढने लगा कि कहीं रात गुजार सके और अंधेरा हो चला था इसके लिए। इतने में कुछ अमरिया ध्यान चढ़ी उधर चल निकला तो देखा कि 40-50 औरतें झूला डाले हुए झूल रही हैं और सावन गातियाँ हैं। जो ही इन्होंने इसको देखा, तू कौन कहकर चंगाड़ सी पड़ गई। यानी वहाँ पर वो आगे गया और जब वो हिरनी उसके आंखों से ओझल हो गई और अंधेरा सा छाने लगा, जब ये थक गया, उसे भूख और प्यास का एहसास होने लगा, तब उसने अपने आप के हस्ते आसरा ढूंढने की कोशिश करने लगा। इतने में वहाँ देखता है कि कुछ 40-50 औरतें झूला डाले झूल रही हैं और सावन के गीत गा रही हैं। और उसने जैसे ही
औरतों ने जैसे इसे देखा तो तू कौन कहकर सब लोग चिल्ला पुकार करने लगी, यहाँ बताने लगी। तो झूला झूलने वाली जो लाल जोड़ा पहने हुए, जिसको सब रानी केतकी कहते थे, इसने कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक ना धक, तुम झट से टपक पड़े, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर एक रानी केतकी कहानी, जो यहाँ पर अपन जो कहानी सुन रहे हैं, तो उसमें एक रानी केतकी की कहानी जो है कि इसमें झूला झूल रही है और लाल जोड़ा पहने हुए है, जिसे सब रानी केतकी कहते हैं। इसने क्या कहा कि हक नदक, यानी कि बिला झिझक तुम यहाँ आ गए हो, कौन हो और यहाँ से चले जाओ, जो यहाँ से टपक पड़े हो। तब इसने मसोस के मलोला खा के इतनी रुखैया ना कीजिए। तब इसने मसोस के मलोला खा के कहा, इतनी रुखैया ना कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाँव में इसका बचाव करके पड़ा रहूँगा। बड़े तड़के धनलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा, किसी का लेना देना नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़कर घोड़ा फेंका था। जब तक उजालिया रहा इसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमरियों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठंक जाता और रुक रहता, सर उठाए हाँफता हुआ चला आया। ये बात सुनकर वो लाल जोड़े वाली ने कहा, हाँ जी, बोलियां ठोलियां ना मारो, इनको कह दो जहाँ जी चाहे अपने पड़े रहें, और जो कुछ खाने पीने को मांगे सो इन्हें पहुँचा दो। घर आए को किसी ने आज तक मार नहीं डाला। इनके गाल तमतमाए होंठ पड़पड़ाए और घोड़े का हाँफना और जी का कांपना और निडार होकर गिर पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई कोई छिपती है, पर हमारे और इनके बीच में कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोटे छोटे पौधे से थे, इनकी छाँव में कुंवर ओदेबान ने अपना बिछौना किया और कुछ सरहाने धर के चाहता था सोए रहे, पर नींद कहाँ आती थी। पड़ा पड़ा अपनी जी से बातें करता रहा। यानी कि जब यहाँ पर रानी केतकी ने कहा कि इसे जो भी चाहिए, जो यहाँ पर अचानक से हमसे बिला झिझक आ पड़ा है, कौन है तू, यहाँ से चला जा, ऐसे जब इसने कहा, तो तब इसने अपने गमगीन होते हुए, रंजीदा होते हुए, गम खाते हुए क्या कहा कि इतनी बेरुखी ना कीजिए, मैं सारे दिन का क्या हूँ, थका हुआ हूँ, और मैं एक पेड़ की छाँव में बैठा रहूँगा या अपना बचाव करके पड़ा रहूँगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, और सुबह उठकर मैं अपने आप निकल जाऊँगा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एक हिरनी का पीछा करते हुए सब कुछ छोड़कर घोड़ा लेकर निकल आया हूँ। जब तक उजाला था तब तक मेरा इसी पर ध्यान था, लेकिन अब अंधेरा छा गया है और मेरा जी भी घबरा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और जो कि मैं यहाँ पर अपना रात गुजारूंगा। तो ये कहकर रानी केतकी ने कहा कि ठीक है, इसे जो चाहिए वो दे दो, खाने के लिए भी जो चाहिए, कुछ खाने को मांगे पीने को मांगे वो दे दो। और इसके गाल जो थे, इसके जो होंठ थे वो सूख गए थे, इसके गाल तमतमाए हुए थे, यानी कि उसका हाल जो देखकर पता चल रहा था कि वो निढाल हो गया है और भूखा प्यासा है, और उसे उसकी अपनी सच्ची हालत बयान हो रही थी सबसे, और वो कोई बात नहीं बना रहा है, और इसे यहाँ पर रात में सोने के लिए आसरा मिल जाता है। और इतना आसरा पाके वो क्या किया, अपने एक कोने में जाकर, जहाँ 5-7 छोटे छोटे पौधे थे, वहाँ उसकी छाँव में कुंवर ओदेबान ने अपना बिछौना बिछाया और वहाँ जाकर सोने की कोशिश करता था, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, और वो अपने आप ही से बातें किए जा रहा था। तो इस पूरे छोटी सी मुख्तसर जो ये दास्तान है, इसमें कहानी बताई गई है कि कुंवर ओदेबान जो कि अपने घोड़े पर एक हिरनी का पीछा करते हुए वो रास्ता भटक जाते हैं, वक्त निकल जाता है, अंधेरा छाने लगता है और हिरनी वो आंखों से ओझल हो जाती है। फिर इनका जी घबराने लगता है और वो एक तरफ आसरा ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ कुछ औरतें झूला झूल रही थी, जिसमें एक लाल जोड़ा पहने हुए रानी केतकी होती है, और वो वहाँ पर उन्हें रहने की, रात भर सोने की इजाज़त दे देती हैं और खाने पीने का सामान मुहैया कराती हैं। और वो वहाँ पर एक कोने में अपना बिछौना बिछाकर कुंवर ओदेबान सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ नींद आती है। और यहाँ पर देखिए नीचे माने अशारा दिए गए हैं कि ओने यानी कि उसने, मत से भीगना यानी मूँछों की रोए निकलना, अटखेलपन यानी मस्ताना चाल शोखी के साथ, जमहाता यानी जमहाई लेना, अमरिया यानी अमराई की जमा आमों के दरख्त, झुंड, गाती यानी गाती हुई, लग यानी तरह तक,
हक न धक यानी बिला झिझक, मसोस के यानी रंजीदा होकर, और मलूला खा के गमगीन होकर। रुखाया यानी बेमुरवती रूखापन, छानहा छाँव, उजालिया यानी उजाला, होंठ पर पपड़ाना यानी होंठ सूख जाना। तो ये एक दास्तान थी रानी केतकी की कहानी, एक छोटी सी दास्तान जिसके मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खान इंशा थे। अगले सबक में हम अपनी अगली नज़्म देखेंगे, अगले वीडियो में अपनी अगली नज़्म देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।